किया जाता है के लिए ये प्रिंसिपल्स है, जो प्रिंसिपल्स दो लोगों ने दिए हैं। अमन, एक का नाम क्या है? हेनरी फ्योल, और दूसरे का नाम है F.W. टेलर। हमने किसके प्रिंसिपल्स हरमिंदर क्लास में स्टार्ट करे थे? हेनरी फ्योल। और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि हेनरी फ्योल को तुषार क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल को बोला जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। इनकी थ्योरी का नाम है प्रणव, जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है थ्योरी का? जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। और इन्हें बोला क्या जाता है तुषार? फादर ऑफ मैनेजमेंट। हरमिंदर, क्या कंट्रीब्यूशन है इनका? वेरी गुड। इन्होंने इस थ्योरी के अंदर कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? 14, जिसमें से हम दो प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहला प्रिंसिपल था अमन आगे बढ़ो। सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, और दूसरा था हमारा डिसिप्लिन। चलो अमन आप बताइए, डिवीजन ऑफ वर्क समझाइए पूरा। शुरू हो जाओ, जल्दी बताओ क्या पढ़ रहे हो? किसी भी वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करते हैं, उसको इंडिविजुअल को उसको लगा कि इंडिविजुअल का साइज लगेगा, उसको बार-बार रिपीट करनी होती है, तो स्पेशलाइज बन जाएगा। हां, वो स्पेशलाइज हो जाएगा वर्क में। जवाब है कोई बात का? ऐसे चल जाएगा काम? पूरे वर्क को हम स्मॉल टास्क में प्रणव क्या कर देंगे? डिवाइड। हर टास्क मतलब ऐसे मत करो कि हम केजी वेजी में हैं, अब दीदी हमें बुलाएगी, पेंसिल बॉक्स देगी यहाँ से, फिर कहेगी अच्छा यहीं बैठ के पढ़ो। बाबू कुछ तो सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, अब तो बड़े हो गए, इससे थोड़े और बड़े हो जाओगे फिर तो कोई इतना भी नहीं बताएगा जितना मैं बता रही हूँ। ग्रेजुएशन में तो इतना भी नहीं बताते कि ये पढ़ना है, अपने आप ही सिलेबस ढूंढो, अपने आप ही किताब लो, अपने आप ही पढ़ लो अगर तुमसे हो सके तो आगे जो स्टेप है वो इससे भी मुश्किल है। यहाँ तो फिर भी आपको पढ़ा देते हैं कि ये पढ़ना है, वहाँ तो ये भी नहीं पढ़ाएंगे कि ये पढ़ना है, तब कैसे पढ़ोगे? बताइए यार। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? मानना है कि पूरे वर्क को स्मॉल टास्क में हरमिंदर क्या कर दो? डिवाइड। और तेजस हर टास्क एक इंडिविजुअल को क्या कर दो? असाइन। वो उसे बार बार क्या करेगा? रिपीट। और प्रणव स्पेशलाइज हो जाएगा। हाँ भाई जवान जी क्लियर है? चलो अगला बताओ क्या है? बाल बिल्कुल सही हो रहे तुम्हारे, ना एक इधर हो रहा है ना एक इधर। अब ये बताओ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? हाँ पूरा बताओ, प्रिंसिपल बताओ, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब, हाँ बिल्कुल सही बोला उसने, टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने को बाद में क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। फ्यूल ने क्या कहा था? और जो तरीका नहीं करेगा ऐसा किसने कहा था? फ्यूल। देव एक होता है हरमिंदर प्रिंसिपल का मतलब, और एक होता है तेजस की फ्यूल ने क्या कहा है। तो हमें हर प्रिंसिपल दो बातों में पढ़ना है कि प्रिंसिपल का मतलब क्या है और प्रणव फ्यूल ने क्या कहा है। तो प्रिंसिपल का मतलब ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना, और फ्यूल ने ये कहा है कि माने जो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे उसे रिवॉर्ड दो, जो ना करे वो पनिशमेंट। हो गया ये भी प्रिंसिपल, छोटा सा था, जरा सा याद हो गया होगा आपको। तीसरा प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। टोटल 14 प्रिंसिपल्स है, नाम हम बाद में याद करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कौन सा था प्रणव? डिवीजन ऑफ वर्क, याद हो गया आपको। डिसिप्लिन भी आपको याद हो गया। अब तीसरा प्रिंसिपल बताइए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन? आज आर्यन जाग रहा तो हर्ष सो रहा है, हर्ष जागता है तो आर्यन सोता है, कोई कनेक्शन है क्या? ये मल्टी डेज पे नींद पूरी कर लेते हैं, एक दिन तो सोता है, एक दिन सोता है। ओहो चलो बताओ भाई हर्ष, क्या मतलब है इन दो वर्ड्स का? किसी को भी पता है क्लास में तो बताइए। What do you meant by centralization and what do you meant by decentralization? होता है कि एक जगह पावर कंसंट्रेटेड हो रखी है। शाबाश, आप पूरी फॉर्म में आ जा रहे हैं। हाँ स्कूल से तो भाई तुम रोज सो के आया करो। हाँ चल, और स्कूल में तो यहाँ तक आए भी नहीं। सेंट्रलाइजेशन उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पावर जो है वो एक ही जगह सेंटर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। बेसिकली सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है प्रणव? कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, जो डिसीजन, ये आपने जो पावर बोला उसको मैं पूरा कर देती हूँ। किस चीज की पावर है मानव? वो सिर्फ किसके पास है? सुपीरियर के पास। उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। कि जैसे आप लोग सबऑर्डिनेट हो और अमन मैं क्या हूँ? सुपीरियर। तो मैंने आपको ऐसा बोला कि डिसीजन लेने की पावर सिर्फ मेरे पास है, तो ऐसी कंडीशन को सेंट्रलाइज कहते हैं कि जो मैं कहूंगी वो होगा। मैं 5 नहीं 6 आज छुट्टे, मतलब एनीथिंग, आज टेस्ट है तो मैं कुछ भी डिसीजन लूंगी तो डिसीजन सिर्फ किसका होगा? मेरा।
सेंट्रलाइजेशन वाला जो मैनेजमेंट है वो राजा महाराजाओं के टाइम पे चलता था कि राजा ने कह दिया ये तो ये, फिर आगे ना इफ ना बट, ठीक है जी। तो इफ बट नहीं सुनते थे वो लोग। उस जमाने में कौन सा मैनेजमेंट चलता था हमारा? सेंट्रलाइजेशन। अब आप किसी छोटी कंपनी में काम करो या किसी बड़ी कंपनी में काम करो, इसका मतलब ये थोड़ी कुणाल कि आप दूसरे के इशारों पे नाच रहे, भाई उन्होंने कह दिया था ऐसे ही होगा। आप अपना ओपिनियन भी तो रखते हो ना कि नहीं सर ऐसे नहीं वैसे। तो आज का जो समय है वो कुछ हद तक कैसा हो गया हरविंदर? डिसेंट्रलाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, अभी बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा, वो सुपीरियर के पास भी होती है और कुछ हद तक किसके पास होती है? सबऑर्डिनेट। अब सोच समझ के आंसर दो। ये तो प्रिंसिपल का क्या हो गया तनीषा? मतलब क्या मतलब है वंशिका? सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर सिर्फ सुपीरियर की है, और दीक्षा डिसेंट्रलाइजेशन मतलब तेजस की डिसीजन मेकिंग की पावर सुपीरियर की भी है तुषार, और सबऑर्डिनेट की भी है। फ्यूल ने क्या कहा है? ये तो प्रिंसिपल का मतलब हो गया। अब फ्यूल ने क्या कहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए? जो लीडर होगा मतलब सुपीरियर होगा, उसके पास ज्यादा पावर होगी, और जो सबऑर्डिनेट होंगे वो अपने हाल में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए? दोनों। किस हिसाब से? मतलब कब मैं सेंट्रलाइज करूं और कब डिसेंट्रलाइज? जब ऐसा खुद की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए तो डिसेंट्रलाइज कर दो, जहां पे लगेगी सबऑर्डिनेट है खुद काम करे। शाबाश। चलो और कोई आंसर? अच्छा बोल रहे हो अभी, तुम भी ट्राई करो। वो कह रहा है पढ़ के कहाँ से आया पहले तो ये बच्चों का बाहर जाके, तुम भी अपना दिमाग लगा लो। बोलो। नहीं बोल तो सही रहा है भाई यार, जो बात है। हाँ कह रहा कि मैं तुझे अकाउंट्स का बताऊंगा, तू मुझे पीएचडी का बताते हैं। अमन इधर बताओ बाबू, सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन? फ्यूल ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वेरी गुड। फ्यूल ने ये कहा है कि अगर, चलो आप में से चलो ये हर जगह सुपीरियर नहीं हो सकता ना अवेलेबल। वेरी गुड। देखो ये सबसे अच्छी बात है कि आपने ये नहीं बोला कि नहीं दीदी सेंट्रलाइजेशन ही करना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन ही करना चाहिए। अक्सर जब हम बैच लेते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है कि नहीं दीदी डिसेंट्रलाइजेशन ही होना चाहिए। अब हर जगह भी तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता ना। अगर हर जगह डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा फिर सुपीरियर सुपीरियर ही कहाँ रहा? फिर तो सब मिलके ही ले रहे हैं डिसीजन, तो सुपीरियर भी सबऑर्डिनेट ही हो गया। तो फ्यूल ने ये कहा है हरमिंदर कि क्रिटिकल डिसीजन जो है, अगर आप, हाँ बोलो बोलो, सुपीरियर लेगा मतलब क्या होना चाहिए? वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। तुषार वो क्या होना चाहिए? और अगर तुषार कोई कैसा डिसीजन है, रूटीन डिसीजन, तो वो क्या हो जाना चाहिए? इससे क्या होता है? देखो दो बातें। आप हो मैनेजर, हम आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो प्रणव, तो हम आपको क्या बनना सिखा रहे हैं? मानना मैनेजर, हाउ टू बी अ गुड मैनेजर। अगर आप मैनेजर हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर्ष अगर सारे डिसीजन बीइंग अ मैनेजर आप ही लोगे तो वर्कर्स फिर मोटिवेट नहीं होंगे। वो कहेंगे यार ये तो अपने दिमाग से ही करता है, हमने तो कुछ पूछता ही नहीं है। तो अगर आप सारे डिसीजन उन्हीं से पूछ के लोगे तो फिर आपका रोल खत्म हो जाएगा। तो मैनेज करने का ये तरीका होता है कि अगर कोई छोटा मोटा डिसीजन है, थोड़ा जाग के सुनिएगा, अगर कोई छोटा मोटा डिसीजन है तो कुणाल उन पर छोड़, है ना, कि भाई तुम बताओ क्या करना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये डिसीजन कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं, तो तुमने छोड़ दिया। उससे क्या है, सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट होंगे कि अच्छा है हमसे भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है। भले ही आप उनसे सबसे टुच्ची चीज पूछ रहे हो, बट स्टिल दे आर हैप्पी कि वर्क हमसे भी पूछा जा रहा है, तो हमारी भी अमन कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। और जब आपको ऐसा लगे कि कोई बहुत क्रिटिकल डिसीजन है तो फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको इसका बिल्कुल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे परसों आप लोगों को छुट्टी चाहिए थी, तो हमने वो छुट्टी आपको दे दी बिकॉज इट इज अ रूटीन डिसीजन कि चलो ठीक है आपने कर दिया। बट हमने कल, जब आपको कल ऐसा लगा कि नहीं दीदी अब तो कल भी 1 घंटे में कर दो, तो इट वाज अ क्रिटिकल डिसीजन, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 घंटे की क्लास मिस कर चुके थे। तो अब हमने आपकी तो नहीं सुनी ना, तब तो हमने बोला कि नहीं अब तो 2 घंटे की होगी। इससे क्या होता है कि परसों आपको भी ऐसा लगा कि ठीक है दीदी ने हमारी सुन ली, और कल क्योंकि हमने 2 घंटे की क्लास कर ली तो हमारा सिलेबस भी क्या हो गया, कवर हो। तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल डिसीजन एंड रूटीन डिसीजन। इससे दीक्षा होता क्या है कि वर्कर ना तो नाराज होते हैं ना डीमोटिवेट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी बात सुन ली गई है। लेकिन अल्टीमेटली एज अ मैनेजर आप किसकी सुन रहे हो? अपनी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने वो चीज कहीं ना कहीं कवर अप कर ही देनी है। तो रूटीन डिसीजन में तो आप दूसरे की सुन रहे हो, पर क्रिटिकल डिसीजन में आप किसी की नहीं सुनते। तो उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आया कुछ खबर में? हेलो हेलो, ठीक है बाबू। अब जैसे एक और वैसे आप
समझ गए, फिर भी जैसे मान लो हमें कोई टेस्ट कंडक्ट करना है, अब मान लो हमें टेस्ट लेना ही लेना है, तो हम उस डिसीजन को क्या रखेंगे, हर सेंटर है। अब हमें टाइम का इशू है कि चलो संडे को क्लास रखनी है, संडे छुट्टी होती है, तो हम टाइम क्या कर सकते हैं, आर एंड डिस्कस कर सकते हैं कि आप बताओ, हमने भी बता दिया नहीं हो रही क्लास, एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो आपने बताया, हमने बताया, तो हमने उस हिसाब से टाइम रख लिया, क्योंकि टाइम रखना इज नॉट अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन। वो दीक्षा एक कैसा डिसीजन है, रूटीन, तो उससे आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हर्ष दीदी अपनी अपनी चलाती है, और आप मतलब देयर विल बी अ गुड मैनेजमेंट, तो रिलेशन हमेशा बिल्डअप रहेगी। क्लियर है प्रणव? उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हरमिंदर आया कुछ समझ में? चलो एक प्रिंसिपल और सुनो, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा जरा अगले वाले को भी। अगला प्रिंसिपल है, मैं ना अच्छे अच्छे पहले उठा रही हूँ, बाकी फिर हम छोटे छोटे से रह जाएंगे, वो तो आप 2-2 मिनट में पढ़ी लोगे। हाँ भाई बताओ, हर्ष क्या नाम है प्रिंसिपल का? 2 मिनट रुक जाओ, फिर रुकेंगे तो पी लीजिएगा। बताइए क्या नाम है प्रिंसिपल का? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलिए प्रणव एक बार और, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, सुपीरियर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सबऑर्डिनेट दोनों। फ्योल सेट कि अगर क्रिटिकल डिसीजन है तो मान लो उसे सेंट्रलाइज करो, अगर रूटीन डिसीजन है तो उसको डिसेंट्रलाइज करो। अथॉरिटी का मतलब बताओ। अगला प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ डिसीजन खत्म हो गया, बस यही था डिसीजन के बारे में। पावर। अथॉरिटी का जैसे ही पढ़ रहा, अथॉरिटी का मतलब क्या है, नहीं मजाक कर। अथॉरिटी का मतलब क्या है बेटा जी, पावर। अच्छा चलो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी की एक इंग्लिश भी होती है, सही है? तो फिर ठंडा वाली लिखते हो। चलो ऑब्लिगेशन, सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको एक लाइन कंप्लीट करती हूँ। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी मींस पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। मतलब अथॉरिटी मतलब पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हरमिंदर ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। मतलब किसी भी टास्क को पूरे करने की जिम्मेदारी। जिसके पास ज्यादा पावर होगी उसके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। जैसे अगर देश का प्रधानमंत्री है तो उसके पास पावर ज्यादा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो जितनी जिम्मेदारी उसके ऊपर है उतनी आपके ऊपर तो नहीं है ना, तो आपके पास उतनी पावर भी नहीं है जितनी प्रधानमंत्री के पास है। अगर इंडियन टीम खेल रही होती है तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? कोहली रहेगा जीवन भर कप्तान। हाँ, तो जब टीम खेल रही होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट की भी टीम खेल रही, तो कोहली पे है जिम्मेदारी। या हर आउट हो गया 0 पे, कोहली को पकड़ लो, है ना? इंस्टाग्राम पे ही डालना कोहली की, उसमें लिखना कोहली। चलो इसका दिमाग अभी भी है कि आज कौन सी रील डालूं, यहाँ थोड़ी है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है बेटा जी कि जब टीम खेल रही होती है तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? कैप्टन के पास। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी प्रणव किसके पास होती है? कैप्टन। अब प्रिंसिपल सोच के बताना। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर, और हरमिंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी। तो फ्यूल ने क्या कहा? चलो हाँ चलो कुछ तो बोल लेते उसे। सुनो प्रणव इधर देखो बाबू। हाँ अथॉरिटी मतलब पावर, डिसीजन लेने की पावर चाहिए, और रिस्पांसिबिलिटी काम कंप्लीट करने की होगी, दोनों होनी चाहिए। एक ही पर्सन के अंदर दोनों होनी चाहिए। चलो और अमन अपने दिमाग से सोचो, अभी तो हमने पढ़ा है नहीं, हम देखना चाहते हैं कि आप किस लेवल तक सोच सकते हो। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम को पूरा करने की जिम्मेदारी। क्या होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में? एग्जैक्टली, जिसे जितनी अथॉरिटी मिल रही है हर्ष, उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए। अगर आप क्या करोगे, अगर अमन आप अथॉरिटी क्या दे दोगे ज्यादा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या ज्यादा है मानना? ज्यादा है। किससे? मतलब पावर तो सामने वाले के पास ज्यादा है पर जिम्मेदारी है नहीं। तो अगर पावर ज्यादा है और जिम्मेदारी नहीं है तो सामने वाला आदमी उस अथॉरिटी का क्या करेगा? मिसयूज। ऑब्वियसली जब उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ काम तो है नहीं। तो अगर किसी के पास पावर ज्यादा है और जिम्मेदारी क्या है? कम, तो वो उस पावर का मिसयूज करेगा। अगर किसी के पास पावर कम है और जिम्मेदारी ज्यादा है, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ,
मैंने आपको बोला, मतलब इसे मजाक के लिए सुनना, हाँ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि वो अपने काम को कर ही नहीं पा रहा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई फैक्ट्री है, इसका स्टोर रूम रोज आप खोलोगे और 9 बजे तक ना स्टोर रूम खुल जाना चाहिए, तो उसकी जो चाबी है वो किसके पास होनी चाहिए? आपके पास। वो पावर आपके पास है ना कि चाबी आप रखोगे क्योंकि आपको 9 बजे खोलना है। अब मैं आपको बोलूँगी चाबी लेने पहले मेरे घर आना, फिर कभी मैं मिलती हूँ, कभी मैं नहीं मिलती हूँ, कभी आप वहाँ खड़े रहते हो, तो यानी आपके पास उतनी पावर नहीं है जितना मैंने आपको क्या दे रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑब्वियसली रोज स्टोर रूम लेट ही खुलेगा क्योंकि पहले तो तुम चाबी ढूंढोगे फिर स्टोर रूम जाके खोलोगे, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो अगर मैं किसी को काम दे रही हूँ तो उसके इक्वलेंट मुझे उसे पावर भी तो देनी पड़ेगी। भाई अगर मैंने तुम्हें बोला कि जो भी एक्सेस कैश है कंपनी का हरमिंदर, वो हर महीने की लास्ट में बैंक में जमा हो जाना चाहिए, तो मुझे बैंक में जाके बोलना पड़ेगा ना कि भाई ये बंदा अगर पैसे जमा कराने आए तो ज्यादा इससे चिक चिक पिक नहीं करनी, हमारा ही बंदा है, इसके पैसे आप तुरंत डिपॉजिट कर लेना। तो उतनी अथॉरिटी जब मैं आपको दूंगी तनिषा, तभी तो आप अपने काम को कर पाओगे। अगर मैं आपको पावर दूं ना और काम दे दूं ढेर सारा, तो आप उसे पूरा कैसे करोगे? अब जैसे आपके टीचर्स के पास पावर है कि भाई अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो आप जैसे टीचर्स होते हैं, पहले टीचर्स के पास ना पावर होती थी कि अगर कोई बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ता है तो आप उसको फेल भी कर सकते हो। आप वो पावर हटा दी कि भाई मैनेजमेंट देखेगी फेल करना है कि नहीं करना है, तो टीचर्स ऑटोमेटिकली अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते। काम तभी अच्छे से होगा जब उसके इक्वलेंट अमल आपके पास क्या होगी, पावर। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो हरमिंदर उस अथॉरिटी का क्या किया जाएगा, मिसयूज। अगर कम होगी तो टास्क कैसे परफॉर्म होगा तुषार, इनएफिशिएंट। कैसे परफॉर्म होगा, इनएफिशिएंट। तो दोनों चीजें अगर इक्वल होंगी तभी एफिशिएंट परफॉर्मेंस आप पाएंगे। ऐसा किसने कहा था आर्यन? फ्योल। ऐसा किसने कहा था? फ्योल। समझ में आया प्रणव कुछ? चलो एक बार फटाफट से बताओ हर्ष, पहला प्रिंसिपल क्या था? शाबाश। पहला प्रिंसिपल क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। कि पूरे टास्क को, जल्दी बोलो, डेट बोलो, पूरे वर्क को, टास्क को नहीं, पूरे के पूरे छोटे छोटे टास्क में, फिर ईच टास्क इंडिविजुअल को वेस्टर बोलिए असाइन करना, फिर वो इंडिविजुअल उसको और क्या हो जाएगा, खत्म। दूसरा बोलिए, व्हाट इज डिसिप्लिन? टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। फ्यूल सेट, ये आपको लिखना है। व्हाट डज फ्यूल सेट? कि इफ somebody follows code of conduct, give him reward. If somebody doesn't follow code of conduct, क्लियर है? तीसरा क्या है बोलो? सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स decision making power is in the hands of superior. In decentralization, decision making power is with superior and subordinate both. Fuel said कि critical decisions should be centralized and routine decisions should be decentralized so that organization can run effectively. ये लाइन तो कहीं भी जोड़ दो कि so that organization can run effectively, कि भाई ऐसा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी। ये कोई लाइन थोड़ी है, तो कहीं भी छाप दो। इफेक्टिव, एफिशिएंट, ये तो ऐसे वर्ड है हरविंदर जो जब कुछ समझना है तो एफिशिएंट, इफेक्टिव, गोल पूरे होंगे, फलाना होगा, तब आप ये लिखना स्टार्ट कर दो। यही पीएचडी को लिखने की ट्रिक होती है। अब आपने इतनी सी बात लिख दी, अब मैं और क्या लिखूं, आंसर तो कम लग रहा है, तो नीचे शुरू कर दो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन विल रन इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, देयर गोल्स विल बी अचीव्ड। ठीक है जी? तो ये लाइन है तो आप अपने आप रट लो, ये तो आप कहीं पर भी लिख सकते हो यूज करके। अब नेक्स्ट क्या आता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज अथॉरिटी अमन? Power of taking. What is responsibility? Obligation of completing a task. Authority अगर responsibility से प्रणव ज्यादा होगी तो उसका misuse होगा, कम होगी तो टास्क अच्छे से नहीं होगा। Both should be ऐसा किसने कहा था? ये फ्यूल के कितने प्रिंसिपल हो गए? 4। अब आएगा 5। जल्दी नोट करो, दो लाइन है। और फिर आ जाइए नंबर 5 पे। 5th प्रिंसिपल पे आते हैं आर्यन, बी क्विक। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था आर्यन? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा हरविंदर डिसिप्लिन। तीसरा सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन। और चौथा हो गया अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला हम पिक करेंगे रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। ये भी बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन, जरा ध्यान से सुनना हर्ष, ये अभी सुनने पे ध्यान देना है ना, पहले तो छोड़ दिया। मतलब बताइए इसका, फिर स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी कोई बात रह गई या हो गई सारी? अच्छा चलो फिर बताओ, रेम्युनरेशन का मतलब बताओ।
रेम्युनरेशन का मतलब क्या है? अपना पर्सनल ना देखने की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है। चलो, और रेम्युनरेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? सैलरी। रेम्युनरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सैलरी। पक्का? जितना काम करो उसको वेतन दीजिए। मतलब क्या होता है? ये सब तो फ्योल ने बोला है ना कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, पर रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी, और हर सैलरी के साथ कंपनी क्या देती है? अगर दोनों को जोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं? रेम्युनरेशन। कल एनपीओ में हमने रेम्युनरेशन का एक नाम और पढ़ा था, वो बताओ। नहीं, हाँ पढ़ा था, इसे खोल लो। हाँ सॉरी, अकाउंट्स में। हाँ, एनपीओ अकाउंट्स में जो है। हाँ, रेम्युनरेशन। हाँ, रेम्युनरेशन सैलरी का एक नाम और क्या पढ़ा था? होनरियम। आया था कल आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी, बोलो सैलरी प्लस इंसेंटिव्स। और पर्सोनल का मतलब क्या होता है कुणाल? एम्प्लॉयज। बोलो 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 फटाफट बोलो। पर्सोनल का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। तो मतलब क्या है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल का मतलब है अरविंदर सैलरी एंड इंसेंटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज। इससे रिलेटेड प्रिंसिपल है। तो अब आप खुद ही बता दो कि फ्योल ने इसके बारे में क्या क्या कहा। अगर वो कोई अचीवमेंट कंपनी की मतलब हेल्प कर रहे हैं पूरी करने में, या अगर कोई भी टारगेट पूरा कर रहे हैं तो उन्हें इंसेंटिव देना चाहिए। चलो, और भाई इधर दीक्षा, इधर क्लास चाहिए उनको। क्या चीज? रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। चलो ठीक है, बट वो सैलरी से रिलेटेड नहीं है, टाइम टू टाइम से मिलनी चाहिए। चलो, और तुम भी बोल दो कुछ। तुम फ्योल से कम हो गया? बोलो तुम भी एक आधी बार। क्या करना चाहिए? क्या? हाँ बोलो बोलो, तुम अपना बोलो। हर साल ज्यादा मिलनी चाहिए। हाँ, हर साल ज्यादा मिलनी चाहिए, बढ़ा बढ़ा के। काम तुम कुछ ना करो, सैलरी बढ़ा दो हमारी। हाँ बेटा जी, सबसे पहली बात कि सैलरी तनीषा कैसे मिलनी चाहिए? टाइम। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जो आप में से किसी ने नहीं बोला वो ये है कि सैलरी और इंसेंटिव्स आर शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू दी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड वर्क। मतलब जो काम आप कर रहे हो, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से मान्य आपको क्या मिलनी चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए। और अमन बोर्ड सामने है, टाइमली मिल जानी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, जो आप में से अगेन किसी ने नहीं बोला कि रेम्युनरेशन में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो कि अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेन और वुमेन के बीच में होता है। मतलब वुमेन भी 8 घंटे ही काम कर रही है, मेन भी 8 घंटे ही काम कर रहा है, पर ये माना जाता है कि मेन्स आर मोर पोटेंशियल देन वुमेन। तो उनका पे स्केल वगैरह हो नहीं, लेकिन माना जाता है, ये गलत फहमी है, ठीक है जी। तो ये जो माना जाता है वो रेम्युनरेशन में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। पे स्केल हमेशा क्या होना चाहिए? पे स्केल हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो क्या कहता है रेम्युनरेशन ऑफ पर्सोनल कि सैलरी टाइमली हो, इसमें ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, टाइमली हो, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और वर्कलोड के हिसाब से हो, और सैलरी में कोई भी भेदभाव ना हो, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो रिलीजन का हो, किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव कम से कम सैलरी के बीच में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक प्रिंसिपल और पढ़ा देती हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है, और बच्चे अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रिंसिपल क्या है वंशिका? इक्विटी। इक्विटी मैंने इसके साथ क्यों पढ़ाया? क्योंकि इक्विटी भी यही कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, पर ये कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनना, 5 वर्ड याद करके जाने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, on the basis of caste, on the basis of creed, on the basis of religion, बोलो जल्दी, एक रह गया, on the basis of gender। क्या समझ आया? अगर आर्यन टीचर ये बोलता है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो तनीषा प्रिंसिपल कौन सा है? इक्विटी। अगर वो बोलता है कि सैलरी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर प्रिंसिपल कौन सा है? रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। असल में क्या है, दोनों प्रिंसिपल में ना ये लिखा गया है हर्ष, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चा दोनों में क्या हो जाता है? कंफ्यूज, क्योंकि एक ही बात पढ़ के, हाँ
वहां पे नो डिस्क्रिमिनेशन की बात किस में हो रही है हरविंदर? सैलरी में, कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन सैलरी। अब लाउड कर बोलिएगा मत, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सैलरी। और इसमें क्या लिखा है तुषार? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। समझ आया? तो अगर केस स्टडी आपको ये बोले तुषार कि भेदभाव कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रिलीजन का नहीं होना चाहिए, तो प्रिंसिपल का नाम क्या है? इक्विटी। और अगर बोले मान्य कि सैलरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो प्रिंसिपल का नाम क्या है? रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। आया समझ में? एक प्रिंसिपल और इसी के साथ चलेगा, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल केयरफुली सुनिए इन प्रिंसिपल्स को। ये हमने 7 पढ़ लिया, मतलब आते खत्म भी हो गए। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या है? ये भी छोटा सा अच्छा सा प्रिंसिपल है। पर्सोनल का मतलब तो प्रणव आप पहले ही समझ चुके हो। पर्सोनल का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। एंड व्हाट यू मेंट बाय स्टेबिलिटी, हरविंदर ध्यान दिए आपका, व्हाट यू मेंट बाय स्टेबिलिटी कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आयरन क्या होने चाहिए? स्टेबल होने चाहिए। स्टेबल का मतलब क्या है? कि टिके रहने चाहिए। क्या समझ आया? क्या होना चाहिए? ये प्रिंसिपल क्यों बनाया? ये कोई इतनी बड़ी बात है क्या? अगर एम्प्लॉइज बार बार चेंज होते रहेंगे तो क्या नुकसान होगा? मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। कैसे? मतलब जैसे हाँ, जो नए आएंगे उन्हें दोबारा से सारा वर्क सिखाना पड़ेगा, है ना? वेरी गुड। अब जो वर्कर्स आपके ऑलरेडी काम करते थे, ये मुझे चाहिए कि आप ये बातें बोलो जिससे आपको समझ आए कि ये बात है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कोई भी पोस्ट आपकी बार बार वेकेंट नहीं होनी चाहिए। अब आपने एक बात बोली कि पुराने वर्कर्स को काम करना ऑलरेडी आता था, जो नए आएंगे उन्हें दोबारा से सिखाना पड़ेगा। ट्रेनिंग की कॉस्ट आएगी। अब आप सोचो, फिर आप उन्हें हायर करोगे, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आएगी, फिर इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो जो वर्कर्स आपके यहाँ टिके हुए हैं, ऐसा नहीं होता किसी ने छोटी सी गलती करी गेट आउट, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन आपको टिकने का टाइम देती है, आपके साथ आरएम एग्रीमेंट करती है कि भाई तुम इतने साल तक नहीं छोड़ोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में हर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल होना चाहिए, मतलब वेकेंट पोस्ट बार बार नहीं होनी चाहिए। नो वेकेंट पोस्ट रिपीटेडली, मतलब कोई एक पोस्ट बार बार खाली नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार ही कोई वर्कर छोड़ देता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज्यादा छोड़ते हैं तो उसका अमल असर क्या पड़ता है? ध्यान से इधर देखें 2-3 बच्चे, कि आपका जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है? हाई। और हाई लेबर टर्नओवर रेशियो मार्केट में तो शायद आपकी नेगेटिविटी भी बढ़ाता है कि भाई इस कंपनी के एम्प्लॉयज ही नहीं टिकते, तो कल को कोई भी वर्कर आपकी कंपनी में आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपके यहाँ पर कुणाल लेबर टर्नओवर रेशियो क्या है? ज्यादा। और यार किस चीज से पता चलता है कि लेबर टर्नओवर रेशियो ज्यादा है? अगर आपकी एक ही पोस्ट बार बार क्या होती जा रही है? वेकेंट पोस्ट अच्छी नहीं होती है। आपके एम्प्लॉयज में हरविंदर क्या मेंटेन होनी चाहिए? स्टेबिलिटी। अगर एम्प्लॉयज में स्टेबिलिटी नहीं होगी, अगर एम्प्लॉयज में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इसका नुकसान क्या होगा? हाई कॉस्ट ऑफ हायरिंग, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये सब चीजें भी आपको अफोर्ड करनी पड़ेगी। तो हम हर बार ये बोलते हैं कि जब कोई वर्कर नौकरी छोड़ता है, अब आप बोलो, जब कोई वर्कर नौकरी छोड़ता है तो नुकसान किसका होता है? कंपनी का। वर्कर का कोई नुकसान नहीं होता, वो तो आज में दूसरी नौकरी ढूंढ के कल को शुरू कर देगा। आपका क्या होगा? आप ये सोचो। तो आपकी कंपनी की गुडविल भी खराब होगी क्योंकि उसने आपके यहाँ से छोड़ा है, और आपको दोबारा से एक बंदा ला के उसे पूरा सिखाना पड़ेगा, फिर उसे लाने का खर्चा, फिर उसे सिखाने का खर्चा, फिर उसे सेटल करने का खर्चा, और फिर जब वो सेटल हुआ तब वो छोड़ के चला गया। तो इससे क्या, इतना खर्चा भी करा आपने। तो इसलिए देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। और ये किसका काम है? मैनेजर का। पहले लोग क्या सोचते थे, अरे तो मेरा एम्प्लॉय तो है, जा जाना। तो अब लोगों को ये समझ में आया कि बीइंग अ गुड मैनेजर आ रहे हैं, हमें अपने एम्प्लॉयज को ये कोशिश करनी है कि वो टिके रहें। हमें ये नहीं होता कि वो चले जाएं, उनका नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप मेरे हरविंदर आज सारे वर्कर्स हो, आप कल को कहती थी हम तो काम छोड़ के जा रहे, तो आपका नहीं मेरा नुकसान है, क्योंकि आपको तो कल को कहीं और मिलेगा, आप शुरू कर दोगे, लेकिन मुझे तो दोबारा से सारे वर्कर्स लाने पड़ेंगे, फिर सिखाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो यही प्रिंसिपल फ्योल ने कहा, जिसका नाम क्या है?
स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, कि वर्कर्स को वेकेंट पोस्ट रिपीटेडली नहीं होनी चाहिए, इससे आपका लेबर टर्नओवर ज्यादा हो जाता है और आपके ऊपर हाई कॉस्ट ऑफ हायरिंग और ट्रेनिंग भी आती है। क्लियर है? तो वर्कर्स में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। डन। टोटल कितने प्रिंसिपल्स हो गए? हर 7। 7 के 7 के नाम बोलो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सोनल, उसी के साथ साथ इक्विटी और फिर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। चलो लास्ट बार एक बार बोलिए, छुट्टी करते हैं। बताइए सबसे पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रेम्यूनरेशन ऑफ इक्विटी। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो स्पेशलाइजेशन पे बात करता है? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या जल्दी बोलो? डिवीजन ऑफ वर्क। वो कौन सा प्रिंसिपल है ये बता, जो डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है वो बताता है। सेंट्रलाइजेशन। एक ही बच्चा आंसर दे रहा है। वो कौन सा प्रिंसिपल है तनीषा जो इस चीज पे बात करता है कि कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कैसे करना है? वो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि वर्कर्स की सैलरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए? वो कौन सा प्रिंसिपल है जो बोलता है कि वर्कर टिका रहना चाहिए? और वो कौन सा वर्कर है जो ये बोलता है कि पावर और जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो कौन सा प्रिंसिपल है जो बोलता है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए? अब 2 मिनट सब चुप रहेंगे, आप देंगे सारे आंसर। बताइए स्पेशलाइजेशन के बारे में कौन सा बात करता है? एक भी आंसर नहीं दिया तुमने पहले। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करता है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वो कौन सा प्रिंसिपल है जिस चीज के बारे में बात करता है कि पावर और जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए? वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है, वेकेंट पोस्ट से रिलेटेड है? वो कौन सा प्रिंसिपल है जो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है? चलिए टोटल मान्य कितने हो गए? 7।